नमस्कार, मनीगुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। अगर आप भी सस्ता सोना खरीदना चाहते हैं तो आरबीआई आपको सस्ता सोना खरीदने का सुनहरा मौका दे रही है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के तहत आप सस्ता सोना खरीद सकते हैं, क्योंकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2023-24 की पहली सीरीज निवेश के लिए 23 जून तक खुली है। आज हम जानेंगे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स सोने में निवेश का बेहतरीन विकल्प क्यों है, कितना गोल्ड पोर्टफोलियो में रखना सही रहता है और साथ ही जो गोल्ड में निवेश के बाकी विकल्प हैं जैसे गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड, इसमें निवेश के क्या है फायदे। तो कैसे आपके लिए है निवेश का गोल्डन चांस। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, उनसे करते हैं इसी पर चर्चा। कीर्तन शाह, सीईओ क्रेडेंस वेल्थ, और हर्षवर्धन रूंगटा, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, रूंगटा सिक्योरिटीज से। कीर्तन और हर्षवर्धन, बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो सबसे पहले जो खबर है उसी पर बात कर लेते हैं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। और इस वित्त वर्ष की जो पहली सीरीज है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की, वो जारी हो चुकी है। हर्षवर्धन, कैसे लग रहा है आपको इस किस्त, ये जो पहली सीरीज है इस फाइनेंशियल ईयर की, उसके दाम? क्योंकि हमने देखा था इसी साल मई में ऑल टाइम हाई पर गोल्ड के दाम पहुंचे। अब कुछ समय से पिछले दिनों में कुछ गिरावट चल रही है। ऐसे में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करना कितना ज्यादा फायदेमंद निवेशकों के लिए? देखिए स्वाति, अगर हम शॉर्ट टर्म गोल्ड मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं कि भाई गोल्ड की प्राइसेस मई महीने में क्या थे और अब जून में क्या है, तो ऑब्वियसली थोड़ा करेक्शन हुआ है। लेकिन अगर कोई इन्वेस्टर एक पोर्टफोलियो एलोकेशन कर रहा है, तो पोर्टफोलियो एलोकेशन जो करते हैं वो एक महीने की गोल्ड की प्राइसेस के मूवमेंट के बेसिस पे जरूर डेफिनेटली नहीं करेंगे। सिर्फ एक अच्छी बात है कि क्योंकि ये बॉन्ड की सीरीज अभी हाई है आई है और ऑल टाइम हाई से प्राइसेस नीचे हैं, तो ये एक अच्छी बात है कि आपको एक मौका मिल रहा है कि आपको जो लास्ट मंथ की ऑल टाइम हाई था उससे आपको थोड़ा कम में मिल रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एक महीने की वॉलेटिलिटी को हम ज्यादा ध्यान में नहीं रखेंगे। प्राइसेस की जहां बात करें तो ऑब्वियसली आज की तारीख में अगर आप डिजिटली पे करके सब्सक्राइब करते हैं तो आपको 50 रुपीज पर ग्राम का डिस्काउंट मिल रहा है। तो वो डिस्काउंट डेफिनेटली आपके आपके फेवर में काम करता है कि आपको कोई ना कोई डिस्काउंट मिल रहा है एज कम्पेयर टू मार्केट प्राइस। तो आज की तारीख में अगर कोई डिजिटल पेमेंट करके लेते हैं तो उन्हें 5876 रुपीज के हिसाब से पर ग्राम के हिसाब से आपको सब्सक्रिप्शन करने मिल रहा है। जहां तक एलोकेशन की बात है, गोल्ड में हमने हमेशा से कहा है कि पोर्टफोलियो में एक हिस्सा होना चाहिए। आप 10 to 15%, 10 से 15% आप अपने जो भी इन्वेस्टेबल कॉर्पस है उसका आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड एक हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन है। तो आप अगर लॉन्ग टर्म रिटर्न्स भी देखेंगे, अगर हम लास्ट 1 ईयर का डेटा हटा दें तो लास्ट 1 ईयर में गोल्ड ने करीबन 15% रिटर्न दिया है। लेकिन उम्मीद करना कि यही रिटर्न आपको अगले 5 साल 10 साल तक मिलेगा, वो थोड़ा गलत होगा। आई थिंक लॉन्ग टर्म एवरेज गोल्ड का जो रिटर्न है वो करीबन 7%। तो उम्मीद आगे जाते हुए भी ये रखनी चाहिए कि वो इन्फ्लेशन की लाइन में जो रहेगा उतना आपको रिटर्न मिलेगा। और एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप 10 से 15% अपने पोर्टफोलियो का प्रेशियस मेटल्स में, तो गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, लेकिन गोल्ड एक बहुत ही पॉपुलर इन्वेस्टमेंट कॉमन लेमैन इन्वेस्टर के लिए है, तो गोल्ड में आप कर सकते हैं। ओके। कीर्तन, क्योंकि ये इस वित्त वर्ष की पहली ही सीरीज है, तो एक निवेशक को ये जो दाम अभी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में हम देख पा रहे हैं, 1 ग्राम सोने की कीमत 5,926 रुपए तय की गई है। और जैसा कि हर्षवर्धन भी बता रहे हैं, ऑनलाइन खरीदारी करते हैं तो 50 रुपए प्रति ग्राम की छूट इसमें है। ये क्या एक अट्रैक्टिव आपको कीमत तय लग रही है, या फिर एक निवेशक को सोचना चाहिए कि जब अगली किस्त आएगी, सितंबर में अगली किस्त आएगी, थोड़ी खरीदारी अभी कर लें, थोड़ी खरीदारी सितंबर में कर सकते हैं, क्योंकि अभी दाम जो है थोड़े बहुत गिर रहे हैं सोने के। तो सही स्ट्रैटेजी अभी क्या रहनी चाहिए? स्वाति जी, जैसे हर्ष जी ने भी कहा, आई थिंक एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप अगर 5 साल 8 साल का नजरिया लेकर आ रहे हैं तो गोल्ड प्राइसेस आप आज के इस भाव पे खरीद रहे हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या आपके एसेट एलोकेशन में गोल्ड की जरूरत है या नहीं। पर अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन गोल्ड प्राइसेस को लेकर है तो स्वाति जी, मुझे ऐसा लग रहा है समझने की बात यह है कि गोल्ड प्राइसेस मूव क्यों करते हैं या कैसे करते हैं। देखिए, मेरे हिसाब से अगर आप गोल्ड को जरा सा नजदीक से समझिए तो गोल्ड प्राइसेस मूव करते हैं रियल इंटरेस्ट रेट्स की वजह से। रियल इंटरेस्ट रेट्स क्या है? मान लीजिए अगर आपका बैंक आपको 5% इंटरेस्ट दे रहा है और इन्फ्लेशन 6% है, तो आपके पास रियल रेट हो गया -1। राइट, जब भी आपका रियल रेट माइनस में होता है या नेगेटिव होता है, तब आप देखते हैं कि गोल्ड में निवेश बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर आपका खर्चा इन्फ्लेशन 6% से बढ़ रहा है और बैंक एफडी में आपको सिर्फ 5% मिल रहा है, तो आप बैंक एफडी में पैसा निवेश क्यों करेंगे?
इसलिए ये पैसा फिक्स्ड इनकम से निकलकर गोल्ड में जाता है, राइट। और इससे ही उल्टा जब सिचुएशन आ जाता है तब गोल्ड प्राइसेस के लिए वो उतनी अट्रैक्टिव सिचुएशन नहीं है कि इन्फ्लेशन 6% है और मान लीजिए आपका बैंक एफडी आपको 7% दे रहा है, तो लोग फिक्स इनकम की तरफ रुख कर लेते हैं, इसलिए गोल्ड के प्राइसेस नीचे चले जाते। यही रीजन है, आपने देखा कि पिछले कुछ समय में गोल्ड थोड़ा सा नेगेटिवली रिएक्ट कर रहा है। तो समझने की बात यह है कि यहाँ से इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो कहाँ जाएगा, उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा कि आपको गोल्ड पे क्या करना चाहिए। तो अगर मेरा व्यू देखना है नियर टर्म में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले 1 क्वार्टर तक प्रॉबली गोल्ड में उतनी तेजी नहीं दिखेगी, क्योंकि अभी भी इंटरेस्ट रेट्स कट होने की सिचुएशन ग्लोबली एक्सेप्ट चाइना कहीं नहीं दिख रही है। हाँ, आप गोल्ड इंटरेस्ट रेट्स पॉज कर देंगे, पर इंटरेस्ट रेट्स गिरने की सिचुएशन अभी भी शायद 1 या 2 मैक्सिमम 2 क्वार्टर दूर है। तो अगर आप नेक्स्ट ईयर की बात करें तो मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है इंटरेस्ट रेट्स नीचे आएंगे, जो इक्विटी और गोल्ड दोनों को सपोर्ट करेंगे। पर प्रोबेबली इन द नियर टर्म गोल्ड यहाँ पर जो प्राइस पे है उससे आगे पीछे ही ऊपर नीचे, यानी आपको ज्यादा अपसाइड यहाँ से नहीं देगा इमीडिएट टर्म में। पर देखिए, आप अगर आज निवेश कर रहे हैं एज अ रिटेल इन्वेस्टर, आप मार्केट को टाइम नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में 10% या 15% का एलोकेशन गोल्ड को देना है, तो थोड़ा आज खरीद लीजिए, थोड़ा जब नेक्स्ट ट्रंच आएगा तब खरीद लीजिएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है ऐसे अगर आप थोड़ा सा बाइफरकेट करके खरीद ले तो आपका एवरेज अच्छा हो जाएगा वो। ये इनफैक्ट काफी इंपॉर्टेंट, ये स्ट्रैटेजी समझना जरूरी है, क्योंकि हम तो सब जानते हैं कि हाँ, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लॉन्गर टर्म में निवेश के लिए एक अच्छा विकल्प है एक निवेशक के लिए जो कि गोल्ड में अपना एक्सपोजर चाहते हैं पोर्टफोलियो में। हर्षवर्धन, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की खासियत की अगर बात करें तो लोग टैक्स के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या टैक्स की फायदे, टैक्स की रियायत एक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में मिलती है। 8 साल की मैच्योरिटी हम सबको मालूम है, 2.5% का ब्याज भी मिलता है, और 5 साल तक मतलब 5 साल से पहले निकालने पर टैक्स की इम्प्लीकेशंस है। कैसी इम्प्लीकेशंस है और एक जो निवेशक है उसको क्या ध्यान में रखने की जरूरत है जिससे कि कोई टैक्स पेनल्टी उन पे ना लग जाए? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्वाति, क्योंकि गोल्ड के ऊपर जो टैक्सेशन है वो तीनों फॉर्मेट में अलग अलग है। तो पहले आप बोलेंगे कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक जो तरीका है इन्वेस्ट करने का, उसके जो टैक्स इम्प्लीकेशन है, अगर आप गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके टैक्स इम्प्लीकेशन अलग है, और आप अगर फिजिकल गोल्ड ले रहे हैं तो उस पर टैक्सेशन अलग है। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की आपको खासियत पहले बता दूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि ये 8 साल का टेन्योर है, और आप आज अगर इन्वेस्ट करते हैं और मेच्योरिटी तक होल्ड करते हैं, जो 8 साल तक पूरा होल्ड करते हैं, और जो उस समय आपको पैसे आएंगे, जो भी आपको कैपिटल गेन्स होगा वो पूरा टैक्स एग्जेम्प्ट है, उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना है, कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लगता नहीं है। जो शॉर्ट टर्म है, मान लीजिए कि आप अभी से लेके 8 साल के पहले आपने बेचा है, तो अगर उस बीच में अगर आप काम करते हैं तो इसमें होल्डिंग पीरियड जो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में वो है 12 महीनों का, ना कि 3 साल का। तो इसमें क्योंकि ये एक लिस्टेड सिक्योरिटीज के हिसाब से है, इस पे जो होल्डिंग पीरियड है वो है 12 महीनों का। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स का जो डेफिनेशन है उसमें अगर आपने 1 साल के अंदर उसे बेचा तो जो भी आपका गेन्स होगा वो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होगा, और इस पे आपको आपके इनकम स्लैब के हिसाब से टैक्स भरना होगा। अगर आप 12 महीने के बाद बेचते हैं और एनी टाइम बिफोर 8 ईयर्स, क्योंकि 8 साल में तो पूरा टैक्स एग्जेम्प्ट है, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है उस पर 20% विद इंडेक्सेशन या 10% विदाउट इंडेक्सेशन, ये जो आपका टैक्सेशन का स्लैब है। अब आप 3 साल, आप 5 साल से पहले और 5 साल के बाद कैसे बेचेंगे इसे? 5 साल के बाद अगर आपको बेचना है तो ये आप ये इसे गवर्नमेंट बाईबैक करती है, जब इंटरेस्ट सेमी एनुअल जो इनका इंटरेस्ट पेमेंट डेट है उस समय आप ये उस समय के गोल्ड प्राइसेस के बेसिस पे आप उसे गवर्नमेंट को वापस दे सकते हैं, और वहां से आपका रिडेम्पशन हो जाएगा साल में 2 बार। और ये भी आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आपको भरना होगा। तो ये नहीं कि जब आप सरकार को वापस दे रहे हैं तो इसमें टैक्स नहीं लगेगा। आप सिर्फ टैक्स फ्री कब है, जब आप 8 साल तक इसे होल्ड करते हैं। और 5 साल के पहले अगर आपको बेचना है तो ये स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है और आपको मार्केट पे इसका ट्रांजैक्शन करना होगा, और जो प्राइस पे आप बेचेंगे वो यही होगा कि सामने वाला किस प्राइस में खरीद रहा है। जरूरी नहीं है कि वो मार्केट की वो गोल्ड की प्राइसेस रिफ्लेक्ट करता हो, वो डिमांड सप्लाई के ऊपर है। तो टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होल्डिंग पीरियड 12 महीनों का है। आप 8 साल के पहले बेचते हैं तो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लगेगा, 8 साल पे टैक्स फ्री है। जो इंटरेस्ट की आपने बात की कि 2.5% जो सालाना इंटरेस्ट है,
वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज माना जाता है और उस पे टैक्स लगेगा, तो उसमें कोई भी एग्जेम्पशंस नहीं है। ओके। तो ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के कुछ बड़े कारण है निवेश करने की, उसकी खासियत है, और जो उसके जो टैक्स जो रूल्स हैं, वो नियम हैं, वो हर्षवर्धन बता रहे थे। जब हम सोने में निवेश की बात करें कीर्तन, तो और भी बहुत सारे विकल्प हैं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के, जिस पर चर्चा करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रा कुछ विकल्प आपसे हम समझना चाहते हैं। एक तो फिजिकल गोल्ड होता है, हालांकि हम निवेश नहीं मानेंगे, क्योंकि कुछ रिटर्न हमें मिलता नहीं है। जो घर पे बड़ा सोना है उसमें क्या रिटर्न मिलता है। उसके अलावा जो गोल्ड के विकल्प हैं, कौन सा पसंदीदा आपका विकल्प है? स्वाति जी, एसजीबी मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन है। पर अगर आप फिजिकल गोल्ड निकाल दें तो आपके पास तीन ऑप्शन है निवेश करने के लिए। सबसे पहला हो गया डिजिटल गोल्ड, दूसरा हो गया गोल्ड ईटीएफ्स, और तीसरा हो गया सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। अब टैक्सेशन की बात हर्षवर्धन जी ने कर ली है, तो मैं कुछ और पहलू पे थोड़ा सा फोकस रखना चाहूंगा। देखिए, जब भी आप डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं, राइट, तो उसमें दो या तीन प्रॉब्लम्स है मेरे हिसाब से। सबसे पहले तो आपको एसजीबी में, जैसे अगर आप 8 साल तक निवेश करके रखेंगे तो आपको कैपिटल गेन्स टैक्स फ्री है। डिजिटल गोल्ड में ऐसी कोई सुविधा नहीं है, आपको 3 साल के बाद इंडेक्सेशन के हिसाब से 20% का टैक्स भरना पड़ेगा। सेकेंड, ना आपको डिजिटल गोल्ड में 2.5% इंटरेस्ट मिलता है जो आपको एसजीबी में मिल रहा है। तीसरा प्रॉब्लम है डिजिटल गोल्ड खरीदने का कि आपको 3% जीएसटी लग जाता है। तो मान लीजिए आप 100 रुपए का निवेश करना चाहते हैं तो आपको 97 रुपीज ही आपका इन्वेस्ट होगा, क्योंकि 3% बाइंग के टाइम पे आपका जीएसटी में कट जाएगा। और चौथा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि डिजिटल गोल्ड में स्प्रेड्स बहुत ज्यादा होते हैं। इसका मतलब ये है कि आप अगर खरीदने जाएंगे तो आपको सोना 102 रुपए में मिल रहा है, और अगर आप बेचने की कोशिश करेंगे उसी समय पे तो वो सोना आपको शायद 99 रुपीज में बिकेगा। तो ये खरीदने बेचने बेचने के बीच में जो गैप है वो काफी बड़ा है, जिसे आप स्प्रेड कहते हैं, जिसमें भी आपका कॉस्ट बढ़ जाता है उस गोल्ड को खरीद कर बेचने का। ये ये इन कारणों की वजह से गोल्ड, डिजिटल गोल्ड तो मुझे नहीं लगता किसी भी एंगल से एक अच्छा विकल्प है। अगर आप गोल्ड ईटीएफ की बात करें, जो आप म्यूचुअल फंड्स के द्वारा खरीद सकते हैं, ये एक अच्छा ऑप्शन था 2 महीने पहले पहले तक, जहां पर आपको टैक्सेशन पे 3 साल के बाद इंडेक्सेशन वाला जो एडवांटेज फिजिकल और डिजिटल में मिलता है वो मिलता था। पर आज अगर आप 1 अप्रैल के बाद वहां पर भी इन्वेस्ट करें तो आपको गोल्ड जो ईटीएफ खरीदेंगे उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लगने वाला है। यानी आप कितने भी समय तक होल्ड करें, वो उसमें जो भी कैपिटल गेन्स होगा वो आपके इनकम में ऐड हो जाएगा और आपको स्लैब रेट्स पे टैक्स लगेंगे। तो वो एक डिसएडवांटेज है। सेकेंड, ना आपको 2.5% इंटरेस्ट मिल रहा है और कैपिटल गेन्स में भी आपको कोई एडवांटेज नहीं मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपके पास थोड़ा सा लंबा समय है निवेश करने का, तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से अच्छा ऑप्शन नहीं है। पर हाँ, कोई अगर थोड़ा सा एब्सोल्युटली कीर्तन। सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर, सॉरी, बिल्कुल, आपने यहाँ पर क्योंकि जिक्र किया कि अगर लॉन्गर टर्म का इन्वेस्टमेंट करना है तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक अच्छा डील है निवेशकों के लिए। और गोल्ड ईटीएफ, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया कि जब से डेट के टैक्सेशन रूल्स चेंज हुए, जिसमें ऑफ कोर्स गोल्ड फंड्स, गोल्ड ईटीएफ्स भी आते हैं, जिसमें डेट की मात्रा ज्यादा रहती है, उसके चलते जो एक लॉन्गर टर्म का जो इंडेक्सेशन बेनिफिट था वो छीन लिया गया इन पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से, जिसका असर हमने देखा है ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ के इन्वेस्टमेंट पे भी। हर्षवर्धन, यही सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि गोल्ड ईटीएफ की यहाँ पर बात हो रही है। जब हम ताजा बाजार में सोने के निवेश को देख रहे हैं तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड तो डेफिनेटली वन ऑफ द पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बनकर उभरा ही है लॉन्गर टर्म के लिए। क्या गोल्ड ईटीएफ सिर्फ टैक्सेशन बेनिफिट छिन जाने की वजह से क्या अनपॉपुलर कह सकते हैं इसको हुआ है? हालांकि मई का जो डेटा कहता है एम्फी का, उसमें गोल्ड ईटीएफ में अच्छा इन्फ्लो आया है। तो इस समय, इस मौके पर जब हम गोल्ड के तमाम फंडामेंटल्स को देख रहे हैं और समझ रहे हैं, गोल्ड ईटीएफ में निवेश आपको कैसा लगता है? स्वाति, बहुत क्लियर है कि आज की तारीख में अगर आपके सामने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स है और आपके पास गोल्ड ईटीएफ है और आपका अगर होल्डिंग पीरियड, मान लीजिए ऐसा पोर्टफोलियो एलोकेशन आपने से 10 से 15% लगाया है, और ये आपको पता है कि एलोकेशन है जो आप लॉन्ग टर्म के लिए रखने वाले हैं। तो लॉन्ग टर्म मतलब अगर 5 साल, 7-8 साल रखना चाहते हैं आप,
तो गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करने का कोई स्पेसिफिक कारण है ही नहीं। अब मैं खाली एक पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन अगर हम टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, तो अगर आप गोल्ड ईटीएफ में अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका जो टैक्सेशन है, जो भी आपको गेन्स होगा, मान लीजिए आपने 8 साल तक उसे होल्ड करके रखा है, जो भी गेन्स होगा वो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लग रहा है, व्हिच मीन्स वो आपकी इनकम में जुड़ेगा और आपको आपके टैक्स स्लैब के ऊपर हिसाब से पेमेंट करना है, टैक्स का भुगतान करना है। अगर आप सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स में रखते हैं 8 साल तक, तो जो भी गेन्स हो रहा है वो पूरा टैक्स फ्री है। तो बहुत बड़ा फर्क है इस चीज का। अगर हम रीपर्चेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो 5 साल बाद अगर आप सरकार को वापस दे रहे हैं, तो आपको गोल्ड के प्राइसेस मिल रहे हैं। गोल्ड ईटीएफ में सिर्फ एक दिक्कत होती है कि उसमें वॉल्यूम्स कितना है और उसमें बाइंग सेलिंग का जो कोट्स है वो कैसे मिल रहे हैं। फंड हाउसेज मार्केट मेकिंग करते हैं, लेकिन फिर भी उसमें आपको अल्टीमेटली जरूरी नहीं है कि आपको गोल्ड के प्राइसेस मिलेंगे, क्योंकि जिस प्राइस पे आपको कोई बायर मिलेगा उसी प्राइस पे आप उसे बेचेंगे, जरूरी नहीं है कि वो मार्केट का प्राइस। सो फ्रैंकली स्पीकिंग, और अगर हम 2.5% एडिशनल बात कर रहे हैं, 8 साल में 2.5% आपको ब्याज के रूप में दे रहा है आपको हर साल, तो 20% आपको एडिशनल गेन्स हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ 8 ईयर्स। तो 2.5% में मतलब आपका 20% का गेन आपको इसी तरह से हो गया। सो आई डोंट थिंक कोई भी स्पेसिफिक कारण है कि आपको गोल्ड ईटीएफ में अभी फ्रेश इन्वेस्टमेंट डालना। अगर आपका 1 अप्रैल 2023 के पहले कोई इन्वेस्टेड है, तो शायद आपको वो टैक्स बेनिफिट का एडवांटेज है कि भाई अगर आपका राइट। 3 साल के ऊपर है, तो आपको 20% या 20% टैक्स भरना है। तो इनफैक्ट मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि हम्म। अगर अभी कोई गोल्ड ईटीएफ में निवेश इन्वेस्टेड है और उनका होराइजन 5 साल 8 साल के हिसाब से है, तो गोल्ड ईटीएफ से निकाल के वो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें तो उनके लिए ज्यादा बेटर। इंटरेस्टिंग, ये आपने एक इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बताई है निवेशकों के लिए कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आपकी नज़र में भी एक क्लियर विनर है जब हम सोने में निवेश के विकल्प की बात कर रहे हैं। और इसके कई कारण जो हमने इस शो में चर्चा भी में लाए हैं। गोल्ड फंड कहाँ पर निवेश कर रहे हैं कीर्तन, अगर मैं जानूं, क्योंकि जो एएमसी गोल्ड ईटीएफ लेकर आती है वो गोल्ड फंड्स भी लेकर आते हैं, कुछ खास फर्क? स्वाति जी, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। डिफरेंस सिर्फ एक ही है कि आप गोल्ड ईटीएफ मार्केट में खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, मार्केट डिटरमिन्ड प्राइस मिलता है आपको। जबकि आप किसी भी एक फंड में पैसा लगाते हैं तो वो फंड में आपको डे एंड का एनएवी मिलेगा। तो आप दिन की मूवमेंट पे एक्सप्लिसिटली टाइम नहीं कर पाएंगे मार्केट में अगर आप फंड में पैसा लगा रहे, क्योंकि फंड में आप किसी भी समय पूरे दिन में पैसा लगाए वो आपको डे एंड का एनएवी देगा, या आप किसी भी समय पे भी बेचे तो आपको डे एंड का एनएवी मिलेगा। जबकि ईटीएफ में आप मार्केट में लाइव मार्केट्स में ट्रेड करके टाइम कर सकते हैं उस दिन के बीच का एनएवी। पर जैसे हर्षवर्धन जी ने भी पॉइंट आउट किया, ऐसा जरूरी नहीं है कि मार्केट्स जो रेट चल रहे हैं वही रेट आपको गोल्ड ईटीएफ्स के मिले। स्प्रेड उसमें भी काफी हो सकता है। तो यही मेजर अंतर है, दूसरा कोई अंतर नहीं है दोनों दोनों प्रोडक्ट्स के बीच। अब जो एक नया निवेशक गोल्ड में निवेश करना चाह रहा है हर्षवर्धन, और उनके पास अब तक सिर्फ फिजिकल गोल्ड रहा है और गोल्ड के किसी और प्रकार के निवेश विकल्प से कोई एक्सपोजर नहीं है, उनके मन में कई संशय रहता है कि मेरे हाथ में तो फिजिकल गोल्ड नहीं है, मुझे वो फील नहीं है, मेरे हाथ में सोना नहीं है, तो मैं कैसे समझूं कि ये निवेश का विकल्प मेरे लिए सही है। तो एक नए निवेशक को सोने में निवेश करने से पहले किन बातों का ख्याल रखने की जरूरत है? तो देखिए, ये स्वाति एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है कि जो गोल्ड को पसंद करते हैं एज एन इन्वेस्टर, उनको क्या होता है ना, ये टच एंड फील चाहिए होता है, उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है कि मेरे पास इतने रुपए का गोल्ड पड़ा है। सो कभी भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो गोल्ड हम इमीडिएटली रातों रात लिक्विडेट कर सकते हैं, एक्सेट्रा। तो जो फिजिकल गोल्ड के जो जो प्रशंसक हैं, उनके लिए ये मानना डिफिकल्ट होगा कि डिजिटल या पेपर गोल्ड में कुछ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो इस माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है। और अगर जैसे मैंने कहा कि अगर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो वो 2.5% जो आपको सालाना मिल रहा है, मान लीजिए आप उसको एक तरह से सोचेंगे तो ये आपका टैक्सेशन का ध्यान रखता है। अगर आप 8 साल के पहले भी बेचते हैं और आपको 20% विद इंडेक्सेशन भरना है, टैक्स जो भी आपका गेन्स होता है, तो बहुत हद तक तो ये इंटरेस्ट से ही आपका टैक्स भरा जाता है। तो अगर आप तुलना करें किसी और इन्वेस्टमेंट से जहाँ पे आपको 2.5% मिल ही नहीं रहा है, तो सरकार आपको मान लीजिए एक तरह से सोचने का तरीका है कि आपको टैक्स के लिए भी आपको पैसा खुद ही दे रही है अपनी जेब से। सो ये थोड़ी माइंडसेट बदलने की बात है।
फिजिकल गोल्ड में ऑफकोर्स उनकी खुद की प्रॉब्लम्स हैं। एक तो प्योरिटी आपको हमेशा डाउट रहेगा, यहाँ पे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में आपको कोई भी प्योरिटी का डाउट नहीं है। एक स्टोरेज और सेफ कीपिंग, कि आप गोल्ड आपके हाथ में है तो आप लॉकर खरीदेंगे, लॉकर में रखने का उसका लॉकर का रेंट होगा, फिर हमेशा ये दुविधा रहेगी कि भाई उसे सेफ रखना है, चोरी ना हो जाए। यहाँ पे आपको वो दिक्कत नहीं होती। तो ये एक सिर्फ एक माइंडसेट शिफ्ट करने की बात है। लेकिन हाँ, ये मैं आई कांट टेक दिस अवे कि भाई गोल्ड का एक जो फिजिकल टच एंड फील के जो बेनिफिट्स हैं वो कई लोगों को जो अच्छा लगता है उनको आप कुछ भी करके नहीं समझा सकते कि भाई पेपर गोल्ड में भी वही आपको इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिल रहा है। लेकिन फायदे क्लियरली आंख के सामने हैं। एक बहुत बड़ा जो एक पैरेलल इकोनॉमी में लोग जो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं कैश को लेके, वो आप ऑफकोर्स सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड या गोल्ड ईटीएफ वगैरह में नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप देखेंगे कि हमेशा फिजिकल गोल्ड पॉपुलर रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं है। और जिनको फिजिकल पेपर बड़ा गोल्ड समझ एक में नहीं आता उसमें जी, जागरूकता एक बहुत बड़ा एक वो हो सकता है तरीका जिससे आप समझें कि कैसे आप निवेश कर सकते हैं। कीर्तन, जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स होते हैं उसमें भी गोल्ड का एक्सपोजर होता है। क्या ये भी एक तरीका हो सकता है किसी का गोल्ड में एक्सपोजर लेने का, और कितना अलग है ये बाकी विकल्पों से? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि आपको मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स में गोल्ड को एक्सपोजर लेकर उस निवेश में निवेश करना चाहिए। देखिए, किसी भी एक एसेट एलोकेटर फंड में, वो बैलेंस एडवांटेज फंड हो या मल्टी एसेट एलोकेशन फंड हो या ऐसा कोई भी फंड हो, उसमें फंड मैनेजर बहुत सारे निवेशकों का पैसा एक साथ मैनेज करता है। फंड मैनेजर का ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल है, उसे ऑब्जेक्टिव को फॉलो करके रिस्क को ध्यान में रखकर रिटर्न्स बढ़ाने की कोशिश करनी। अब ऐसे सिचुएशंस में फंड मैनेजर्स एलोकेशन को काफी हद तक चेंज कर सकते हैं, राइट? मान लीजिए मैं कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूं, पर मैं एक मल्टी एसेट फंड में पैसा लगा देता हूं जहां पर इक्विटी वैल्यूएशन नीचे जा रहा है, तो इक्विटी का एलोकेशन 60% कर दिया। अब वो फंड के लिए सही है, फंड के ऑब्जेक्टिव के लिए सही है, पर मैं एज एन इंडिविजुअल मेरे लिए सही नहीं हो सकता क्योंकि मैं एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी भी एक एसेट एलोकेटर फंड में जब पैसा लगा रहे हैं, तो उस एसेट एलोकेटर फंड में पैसा इसलिए मत लगाइए कि आपके एसेट एलोकेशन को वो सप्लीमेंट करता है। वो कभी भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक फंड में हजारों लाखों निवेशक होते हैं। फंड मैनेजर कैसे हर किसी के फंड के एलोकेशन को अपने इन्वेस्टर एलोकेशन से मैच कर पाएगा? तो ये पॉसिबल ही नहीं। तो आप इन फंड्स में जब भी निवेश करें, उन फंड्स में बहुत क्लियर रहिए कि आप क्यों निवेश कर रहे हैं, उससे आपके एसेट एलोकेशन की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं। तो ये आपने सही बोला कि गोल्ड में निवेश करना है तो सोने के ही निवेश के जो विकल्प हैं उसमें एक बेहतर तरीका है, वही बेहतर एक जरिया है सोने में निवेश करने का। बाकी जो आपका अपना एक गोल होता है, एसेट एलोकेशन होता है, उसके लिहाज से आपको बाकी फंड्स पे निवेश करना चाहिए। कीर्तन और हर्षवर्धन दोनों का बहुत धन्यवाद हम करते हैं हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।